मॉर्निंग दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन सेशन प्री सिक्योर 14 मई में जो एमसीक्यू करंट अफेयर्स के हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो इन टॉपिक्स पे बेस्ड है। फाइटर एयरक्राफ्ट, अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट के हालात चल रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस टाइम में भी कई फाइटर एयरक्राफ्ट को यूज किया गया और उसके पहले भी फाइटर एयरक्राफ्ट से रिलेटेड चीजें न्यूज में थी। दैट्स वाई एक इंपॉर्टेंट पार्ट। देन इनलैंड मैंग्रोव ऑफ गुनेरी, मैंग्रोव्स के बारे में जब भी हम बात करते हैं देन वी टॉक मोस्टली अबाउट मैंग्रोव्स ऑफ भितरकनिका उड़ीसा और मैंग्रोव्स ऑफ सुंदरबन। पर एक और मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ कहा गुनेरी गुजरात की बात करेंगे, जहां का मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दूसरा टॉपिक है। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। यूजुअली देयर आर मेनी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जो लोगों के लिए, ग्रामीण मतलब रूरल एज वेल एज अर्बन रीजन के लोगों के लिए क्रेडिट स्कोर प्रिपेयर करती हैं, बट वो उनके लिए करती हैं जिनकी बैंकिंग की जो भी ट्रांजैक्शंस है वो यूजुअली ट्रांजैक्शंस रेगुलर होते रहते हैं, या जो लोग क्रेडिट फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, जो एकदम रिमोट एरिया में, ग्रामीण रीजन में, विलेजेस में रहने वाले लोग हैं, उनकी क्रेडिट फैसिलिटी का सरकार के पास भी या उन लोगों के पास डेटा नहीं रहता है। सरकार अब उसको लेकर काम कर रही है, जिसे हम ग्रामीण क्रेडिट स्कोर में देखेंगे। देन बाल्टिक रीजन जो कि न्यूज में था, नेटो, रसिया, कॉन्फ्लिक्ट इन सब के वजह से, एंड डिफेंस एक्सरसाइज रिसेंट का। सो पहला क्वेश्चन हमारा है फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग फिफ्थ जनरेशन फाइटर, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटर जेट बिलोंग टू द फिफ्थ जनरेशन कॉम्बैट, इनमें से कौन सा फिफ्थ जनरेशन कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट का पार्ट है? इनमें से कौन सा फिफ्थ जनरेशन है? लेट्स सी कौन सा फिफ्थ जनरेशन है, अभी देखते हैं। ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शंस हमारे पास कौन कौन से हैं फाइटर एयरक्राफ्ट के? जस्ट वेट, ऑप्शंस हमारे पास कौन कौन से हैं? तेजस, HAL HF-24, मरूत, सुखोई Su-57 एंड F-35 लाइटनिंग। अब करंट पर अगर नजर हो तो ये जो सुखोई है जो कि रसिया का है, एंड F-35 अमेरिकन, ये दोनों जो हैं, ये दोनों हमारे फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। बाकी इंडिया का तेजस, ऑब्वियसली दिस इज इंडियन है, और मरूत, ये दोनों इंडियन है, ये दोनों फिफ्थ जनरेशन में नहीं आते हैं। तेजस को तो हम फोर्थ या 4.5 जनरेशन बुला भी सकते हैं, मरूत तो काफी पहले का फाइटर एयरक्राफ्ट है। सो अगर हमें फिफ्थ जनरेशन ढूंढना है तो सिर्फ ये दोनों होंगे, 3 और 4, मतलब हमारा आंसर होगा बी। बाकी हम जरा देखें इन फाइटर प्लेन्स के बारे में। यहां सामने एक आपको न्यूज का आर्टिकल दिख रहा है कि इंडिया फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन के बारे में, फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए अपने इनिशिएटिव्स इंक्रीज कर रहा है। एंड यहां जो इमेज आपके सामने है, दिस इमेज इज ऑफ तेजस, ये तेजस का इमेज है, जिसे प्रिपेयर किया है, जिसे बनाने का काम किसने किया है? HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये सारी चीजें भी याद रखना, DRDO नहीं हर चीज में, यहां HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। तेजस की जहां तक हम बात करें तो तेजस इंडिया का इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसको हम 4.5 जनरेशन तक बुला सकते हैं। इसके स्पीड की बात करें तो ये 1.6 से लेकर 1.18 मैक स्पीड तक है। अभी इतनी स्पीड में हमें मिलेगा, मैक्सिमम स्पीड इसकी 1.8 जा सकती है, हालांकि 1.6 भी कुछ सोर्सेस क्लेम करते हैं, बट फिर भी 1.8 हम हाईएस्ट वाला ले रहे हैं। दिस इज नॉट अ फिफ्थ जनरेशन। ऑब्वियसली इंडिया बात कर रहा है कि फिफ्थ जनरेशन, अब तेजस जो है ये तो फोर्थ या 4.5 जनरेशन का है, हम फिफ्थ जनरेशन बना सके। ठीक है, मरूत की जहां तक बात करेंगे तो ये काफी पहले यूज होता था। मरूत फर्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स के फॉर्म में काउंट किया जाता है, हम इसे फोर्थ जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन में बिल्कुल नहीं काउंट कर सकते। फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन्स जो होते हैं उनमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी होती है, सो दैट रडार से डिटेक्ट नहीं हो, एडवांस एवियोनिक्स होता है, सेंसर्स होते हैं, ताकि डॉग फाइट में, अब टॉप गन मूवी में टॉम क्रूज बोलता है ना, टॉम क्रूज क्या, कि इट्स नॉट अबाउट द प्लेन, इट्स अबाउट द पायलट। बट यस, ये पायलट की बात होती है। हमारे देश के पायलट सारे जितने हैं वेल ट्रेंड हैं, बहादुर हैं, पर अगर हम उनको बेहतर सर्विसेज नहीं देंगे, अगर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइटर प्लेन्स में हम ज्यादा सर्विसेज नहीं देंगे, तो वो अपनी जान की बाजी लगाकर, अपना पूरा टैलेंट लगाकर फाइटर प्लेन उड़ाते हैं, बट फिर भी अगर उनकी कैपेबिलिटी में थोड़ा भी अगर इधर से सपोर्ट नहीं होगा तो दिक्कत होगी। दैट्स व्हाई हमें फिफ्थ जनरेशन की जरूरत है, जहां पर ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो। ये मैन्यूवर बड़े अच्छे से कर सकते हैं, सुपर सोनिक हो सकते हैं,
सुपर क्रूज कैपेबिलिटी इनके पास होती है, इनका नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी होता है। इवन अब तो बात चल रही है कि एआई इनेबल्ड भी बनाया जाएगा, सो दैट डॉग फाइट के सिचुएशंस में या ड्रोन से लड़ने में ज्यादा हेल्प हो। इस सेशन के एंड में मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन अटैच करूंगा, उस क्वेश्चन में आपको रिसेंट में जो डेवलपमेंट चल रहा है जापान के साथ, इंडिया के साथ और बाकी जिन नेशंस के साथ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, जिसका कल डिटेल्ड एनालिसिस फिर मैं करूंगा। पहले तुम वो प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर बताओगे फाइटर जेट से रिलेटेड। दूसरा है इनलैंड मैंग्रोव के बारे में। इनलैंड मैंग्रोव रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अनलाइक कोस्टल मैंग्रोव जो है हमारे कोस्टल मैंग्रोव, जैसे कोस्टल मैंग्रोव की बात करें तो मोस्ट फेमस, सबसे लार्जेस्ट सुंदरवन, साथ में हम भीतरकनिका जो उड़ीसा में है इसको भी काउंट कर सकते हैं, भीतरकनिका। गुनेरी मैंग्रोव इज नॉट इनलैंड, इट इज एन एरिड रीजन विथ ग्राउंड वाटर सैलिनिटी रेदर देन डायरेक्ट टाइडल वाटर इनफ्लो। हमारा जो सुंदरवन का मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो ऑब्वियसली टाइडल वाटर इनफ्लो, क्योंकि मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं दे आर मोर सुटेबल टू ग्रो इन द रीजन्स ऑफ टाइडल वाटर इनफ्लो, जहां पर इनको सी वाटर इनफ्लो मिलता है। सैलिनिटी के केस में ये बड़े अच्छे से ग्रो करते हैं। बट कुछ ऐसे मैंग्रोव्स हैं जो एरिड रीजन में भी, जहां पर ग्राउंड वाटर में जो थोड़ी बहुत सैलिनिटी होती है उससे भी काम चला सकते हैं। उसी में से एक है इनलैंड मैंग्रोव ऑफ गुनेरी रीजन, कच्छ, गुजरात का। तो ऐसे मैंग्रोव भी पॉसिबल है, और याद रखना ये मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, न्यू क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है। The site is located in Kutch district of Gujarat, which has one of the largest mangrove covers in India. Yes, one of the largest mangrove cover है। सबसे लार्जेस्ट की हम बात करेंगे तो फिर तो वो तो सुंदरवन है। दोनों स्टेटमेंट यहां करेक्ट है। ये आप देख सकते हो आर्टिकल गुजरात के इनलैंड मैंग्रोव के ऊपर। जो चीज अभी मैंने तुम्हें बताया, अगेन दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड हियर इन डिटेल, यहां एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में। सुंदरवन मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करें तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी 97 से इंक्लूडेड है सुंदरवन मैंग्रोव फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ग्रामीण क्रेडिट स्कोर सिस्टम। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर सिस्टम, जिसके बारे में पहले मैंने इनिशियल बताया कि जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ग्रामीण लोगों के लिए भी रखती हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आप अपना सिविल स्कोर चेक कर रहे हो तो वो रूरल रीजन के लोग भी कर सकते हैं, बट फिर भी पेनिट्रेशन काफी कम है। इसलिए सरकार खुद अपने बजट में ही, ये देख रहे हैं आप प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, खुद बजट में ही सरकार ने ग्रामीण क्रेडिट स्कोर के बारे में या ग्रामीण क्रेडिट स्कोर स्कीम के बारे में बात की, जिससे एक रूरल रीजन में रहने वाला भी, ये जस्ट फॉर एग्जांपल हम एक इमेज ले सकते हैं, इनको भी अपनी क्रेडिट कैपेबिलिटी, अपना क्रेडिट स्टेटस मालूम पड़े। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रामीण क्रेडिट स्कोर सिस्टम, जो कि बजट 2025-26 में इंट्रोड्यूस किया गया है, इस किस पर्पज से किया गया है? पहला क्या है? टू रेगुलेट इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय इनफॉर्मल मनी लेंडर। ऐसा कुछ भी पर्पस नहीं है। क्रेडिट स्कोर की बात हो रही है तो मनी चार्ज की बात क्यों होगी, लेंडिंग रेट की बात क्यों होगी? टू क्रिएट अ नेशनल डाटाबेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कुछ रोल नहीं है यहाँ। टू रिप्लेस ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज। क्यों ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज को रिप्लेस करेंगे? अ फ्रेमवर्क टू बी डेवलप्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स फॉर द क्रेडिट नीड ऑफ मेंबर्स ऑफ self help groups SHG and people in rural area. Yes, this is suitable and actually it is the correct कि रूरल एरिया में रहने वाले लोग या वहां पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, मतलब ग्रुप्स का भी और इंडिविजुअल का, दोनों के क्रेडिट स्कोर के असेसमेंट के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा कि आप इस ग्रामीण क्रेडिट स्कोर सिस्टम को लीड करें, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर सिस्टम को। जिससे क्या होगा कि रूरल एरिया में रहने वाले जो हमारे लोग हैं उनके क्रेडिट असेसमेंट का मालूम पड़ेगा। अपने क्रेडिट स्कोर को जानकर, अपने क्रेडिट स्टेटस को जानकर वो बेटर क्रेडिट फैसिलिटीज ले पाएंगे। उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम ज्यादा हो पाएगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज्यादा हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट वर्ल्ड ज्योग्राफी। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हमें करने हैं प्री सिक्योर में, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? वर्ल्ड ज्योग्राफी या वर्ल्ड मैपिंग से रिलेटेड। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तुमसे? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बाल्टिक रीजन। बाल्टिक रीजन में क्या है, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला क्या? द बाल्टिक स्टेट्स कंसिस्ट ऑफ एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया, ऑल लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द बाल्टिक सी। अब ये वेस्टर्न कोस्ट पर है या ईस्टर्न कोस्ट पर है, इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले मैप देखना होगा बाल्टिक रीजन का। ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल आप देख सकते हो, बीबीसी ने कवर किया था, द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में भी रहा। ये हमारा बाल्टिक सी है।
अब इस बाल्टिक सी में अगर हम डिवाइड करें तो ये वाला साइड बाल्टिक सी का क्या हो जाएगा, वेस्टर्न कोस्ट, और ये वाला साइड क्या हो जाएगा, ईस्टर्न कोस्ट। अब तुम मुझे बताओ कि जो बाल्टिक रीजन्स हैं, ये बाल्टिक रीजन्स वेस्टर्न कोस्ट पे हैं या ईस्टर्न कोस्ट पर हैं? अब इस मैप को देखने के बाद ये आपको दिखा एस्टोनिया, ये आपको दिखा लिथुआनिया, ये आपको दिखा लैटविया, ये कौन से कोस्ट पर है? ईस्टर्न कोस्ट पे है ना, वेस्टर्न कोस्ट पे तो नहीं है। बस यही इसलिए मैप का इंपॉर्टेंस है, बट ऐसी ऐसी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी और हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। पहला हमें तो आंसर मिल गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्यों पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है? क्योंकि यहां पे वेस्टर्न कोस्ट दिया हुआ था, ये वेस्टर्न कोस्ट पे नहीं ईस्टर्न कोस्ट पे होना चाहिए, तो ये रॉन्ग हो गया। दूसरा क्या, ऑल थ्री बाल्टिक स्टेट्स आर मेंबर ऑफ बोथ नाटो एंड यूरोपियन यूनियन। यस, ये तीनों जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, लिथुआनिया, लैटविया एंड एस्टोनिया, ये तीनों यूरोपियन यूनियन और नेटो के पार्ट्स हैं 2004 से ही। द बाल्टिक स्टेट्स आर बाउंडेड ऑन द ईस्ट बाय रसिया, on the southeast by Belarus and on the southwest by Poland and an exclave of Russia। अब इसके लिए फिर से मैप देखना पड़ेगा। तो एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया के लिए फिर से हम आते हैं। ये रहा लैटविया, ये एस्टोनिया, ये लिथुआनिया। अब हम इनको देखते हैं कि इनका रसिया के साथ किधर पड़ेगा, ईस्ट में पड़ेगा रसिया, यही ईस्टर्न डायरेक्शन है ना। ये रहा लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ईस्टर्न डायरेक्शन इधर, राइट। तो फिनलैंड भी मान लो मैं ऐड कर दूं तो फिनलैंड रीजन किधर पड़ेगा, इसके नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा, ईस्टर्न डायरेक्शन, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में। रसिया कहां पड़ेगा, तो रसिया ईस्टर्न डायरेक्शन में पड़ेगा। बेलारूस कहां पड़ेगा, तो बेलारूस भी ईस्टर्न डायरेक्शन में पड़ेगा, हम इसको साउथ ईस्ट भी बुला सकते हैं। पोलैंड कहां पड़ेगा, तो पोलैंड साउथ वेस्ट में पड़ेगा। इस तरह करके डिवीजन होता है, ये आपको याद रखना है। और बाल्टिक सी के ये लोग ईस्टर्न डायरेक्शन में पड़ते हैं। दैट्स इट, इतना मैप बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, यही आपको करना था। यहां डिटेल में वो सारी चीजें मेंशन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन। मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन के बारे में। अब मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन क्या है, सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके यूपीएससी या एपीएससी या बाकी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में, इवन डिफेंस सर्विसेज में भी, कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज दे देगा और पूछेगा कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और किस नेशन के बीच हुआ है। सो मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और किस नेशन के बीच में हुआ है, उसके लिए हम आते हैं पीआईबी के इस आर्टिकल पर। क्या आर्टिकल का है पीआईबी का, इंडिया एंड इजिप्ट ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज साइक्लोन 3। यहां से देखो हमको बहुत सारी चीज मालूम हो रही है बस एक लाइन से, कि जो साइक्लोन एक्सरसाइज है वो किसके बीच है, इंडिया और इजिप्ट के बीच। स्पेशल फोर्सेस इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं और ये साइक्लोन 3 है। मतलब कौन सा एडिशन हो गया, साइक्लोन एक्सरसाइज का, मिलिट्री एक्सरसाइज का 3rd एडिशन हो गया। कहां पर हुआ है, राजस्थान में, प्लेस भी। सो एक स्टेटमेंट से हमारा पूरा आंसर बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन का। इंडिया इजिप्ट के बीच साइक्लोन एक्सरसाइज होना, जिसका 3rd एडिशन रिसेंटली राजस्थान में कंक्लूड हुआ। दैट्स इट, दैट इज द वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन। और ट्रस्टेड सोर्स है पीआईबी, इससे बढ़िया और ट्रस्टेड सोर्स क्या मिलेगा सिविल सर्विसेज के लिए। वही यहां पर आंसर्स के फॉर्म में आपके लिए, आप चाहे तो डिटेल में नोट्स बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस की कैप इन्होंने पहनी है, बलिदान वाले, और साथ में यहां इजिप्टियन फोर्सेस के सोल्जर्स, सीनियर मेंबर्स, बाकी सारे सोल्जर्स भी। वेन्यू क्या है, राजस्थान। राजस्थान में भी कहा है स्पेसिफिकली, तो महाजन फील्ड रेंज राजस्थान में पड़ता है, महाजन फील्ड रेंज, यही वेन्यू है इनका, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि कल मैंने तुम्हें दिया था, तो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने क्या दिया था कि इंडियाज नेशनल एवीजीसी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स, है ना। एवीजीसी को लेकर ये चीज सही कर लेना। कल भी मैंने कमेंट सेक्शन में भी बोला था कि ये चीज सही कर लो, अच्छे से ध्यान रखो। एनिमेशन, ए फॉर एनिमेशन, वी फॉर विजुअल इफेक्ट्स, जी फॉर गेमिंग, सी फॉर कॉमिक्स, और एक्सआर था ना, एक्सआर मींस एक्सटेंडेड रियलिटी। ये सारी चीजें जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। आप एनिमेशन में क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। वेस्ट वाले, अमेरिका वाले सुपरमैन बना रहे हैं, हम हनुमान बनाएंगे, भगवान हनुमान, पवन पुत्र हनुमान। उनके ऊपर एनिमेशन के थ्रू सच में कुछ मूवीज बनी है, कुछ वेब सीरीज बनी है, जिनका आईएमडीबी पे भी अच्छा रेटिंग है। आईएमडीबी जो कि एक अच्छा सोर्स माना जाता है मूवीज के लिए, बाकी सीरीज के लिए, वेब सीरीज, टेलीविजन इनके लिए। तो एनिमेशन के फील्ड में आप अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा सकते हैं। इंडिया में बहादुर वीर कहानियों की कमी नहीं है।
कल को आपका मन किया कि आप वीर लचित बोरफुकान के ऊपर एक बढ़िया एनिमेटेड सीरीज बनाएं, उनकी जीवनी से सीख कर, ताकि आगे आने वाली जनरेशन सीख सके, तो आप एनिमेशन का यूज नहीं करोगे, आप विजुअल इफेक्ट्स का यूज नहीं करोगे क्या? आप गेमिंग क्रिएट कर सकते हो, वैसा आप कॉमिक्स प्लेटफॉर्म बना सकते हो अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। इज अलाइंड विथ द गोल्स ऑफ वेब्स प्लेटफॉर्म, कल मैंने वेब्स की बात की थी, एंड द ब्रॉडर ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी भी मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया है प्री सिक्योर में। ऑरेंज इकोनॉमी जो कि क्रिएटिव इकोनॉमी की बात करता है कि इकोनॉमी चलते रहेगी, क्रिएटिविटी के साथ चलेगी, तो ये सारे फील्ड तो क्रिएटिविटी के ही है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट। द टर्म ऑरेंज इकोनॉमी वॉज कॉइन्ड बाय फिलिप बुइत्रागो एंड आइवन डॉक इन देयर 2013 बुक द ऑरेंज इकोनॉमी एंड इन्फिनाइट अपॉर्चुनिटी। यस, करेक्ट स्टेटमेंट, याद रखिएगा। ये जो ऑरेंज इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी, इस टर्म को सबसे पहले यूज किसने किया था? फिलिप बुइत्रागो एंड इवान डॉक ने। कौन है ये फिलिप बुइत्रागो एंड इवान डॉक? एनी आइडिया? ये कोलंबिया के एक प्रेसिडेंट है, ऑरेंज इकोनॉमी क्वाइन करने वाले कोलंबियन फिलिप बुइत्रागो। फिलिप बुइत्रागो इज कल्चरल मिनिस्टर और दूसरे वाले प्रेसिडेंट, ये कल्चरल मिनिस्टर है, और इवान डॉक जो है, इवान डॉक वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया। इन दोनों ने अपनी बुक द ऑरेंज इकोनॉमी एंड इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज में, इन्फिनाइट अपॉर्चुनिटी में पहली बार ऑरेंज इकोनॉमी या क्रिएटिव इकोनॉमी के बारे में बात की, जिसको बाद में पॉपुलराइज करने का काम किसने किया? इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक ने। तो ये किन्होंने क्वाइन किया है, ये चीज याद रखो, लिख लो एकदम नोट्स में, यहां से कमेंट सेक्शन में अटैच रहेगा ही डॉक्यूमेंट, ताकि याद रखना। So second is also correct. Third, the orange economy refers to sectors that combine creativity, culture, innovation to generate economic value, including design, fashion, and film. Yes, again correct. All the three statements are correct. Answer होगा all of the above. Next practice question. कल वाला जो practice question दूसरा क्या था? Sovereign gold bond के बारे में, कि which institution regulates and oversee the issuance of sovereign gold bond, नहीं, sovereign green bond की हम बात कर रहे हैं। तो सोवरिन ग्रीन बॉन्ड जो है, इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन इशू कर रहा है? सोवरिन ग्रीन बॉन्ड, यस बेट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आंसर क्या होगा हमारा? सोवरिन ग्रीन बॉन्ड इशू करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूशन का नाम। चलिए, तो हमारा आंसर क्या हो गया? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सोवरिन ग्रीन बॉन्ड इशू कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। अब इसका पर्पस क्या है ग्रीन बॉन्ड का? तो ग्रीन बॉन्ड के साथ साथ गोल्ड बॉन्ड भी अभी मैं तुम्हें समझाऊंगा, उसके भी फीचर। पहले ग्रीन बॉन्ड समझ लो। तो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स जिससे एनवायरमेंटल की सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी, इन प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग चाहिए। टू गेट फंडिंग, इन प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग चाहिए, तो इन प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग उठाने के लिए बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे। आपने उस बॉन्ड को खरीदा, अब आपके इस बॉन्ड से, मतलब किसी भी इंडिविजुअल कोई खरीद रहा है, तो इस बॉन्ड को खरीदने से पैसा मिला एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट चलाने वाले कंपनी को, और आपने उसमें कंट्रीब्यूट करके एनवायरमेंट के सस्टेनेबिलिटी में अपना कंट्रीब्यूशन भी दे दिया। आरबीआई इस चीज को देखने का काम कर रहा है, सोवरिन ग्रीन बॉन्ड को। सोवरिन ग्रीन बॉन्ड के साथ साथ एक और चीज होता है, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, और मैंने यहां पर तुम्हारे लिए गोल्ड बॉन्ड के भी फीचर्स देखो लिख दिए हैं साथ में। ग्रीन बॉन्ड का आंसर हो ही चुका है हमें। हम एसजीबी की बात करें, गोल्ड बॉन्ड की बात करें, दोनों यहां पर मेंशन है, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जो है वो एक ऑल्टरनेटिव है कि आप गोल्ड फिजिकल फॉर्म में रखें। अब फिजिकल फॉर्म में अपने घर में गोल्ड रख लिया, अब या तो वास्तव के संजय दत्त होने चाहिए या बप्पी लहरी होने चाहिए, तभी आप अपने साथ उतना गोल्ड रखेंगे, नहीं तो चोरी होने का भी तो डर है। तो आप फिजिकल फॉर्म में रखने के बजाय आप क्या कीजिए, बॉन्ड खरीद लीजिए। ना चोरी का डर, ना ये डर कि वो रस्ट लग जाएगा, घिस जाएगा, उसका भी डर नहीं है। हाँ, मार्केट में जब गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी खत्म होगी, जब आप उसको मार्केट में जाइएगा, तो मार्केट में जो गोल्ड का रेट है, जो कि यूजुअली बढ़ता जाता है, कम उतना नहीं होता है, कभी कभी फ्लक्चुएशंस होते हैं, पर 10 साल पीछे से कंपेयर करें तो ज्यादा ही रहेगा, तो आपको फायदा ही फायदा होगा। इससे फिजिकल गोल्ड की नीड भी कम हो जाएगी, आपके पास पैसे भी रहेंगे। दैट्स व्हाई सोवरिन गोल्ड बॉन्ड भी यूज किया जाता है। एक ही क्वेश्चन में दो चीजें गाइज, आरबीआई जो सोवरिन ग्रीन बॉन्ड भी देख रहा है और साथ ही साथ गोल्ड बॉन्ड भी। तो इस क्वेश्चन में मैंने तुम्हारे लिए दोनों एक्सप्लेन कर दिया। अब गोल्ड बॉन्ड के कुछ बेसिक डिटेल्स पूछे जाते हैं कि मिनिमम कितना गोल्ड बॉन्ड हम खरीद सकते हैं। मिनिमम सोवरिन गोल्ड बॉन्ड तो 1 ग्राम के बराबर, मैक्सिमम कितना खरीद सकते हैं 4 kg के बराबर एक साल में।
मतलब एक साल में, अब जैसे ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें आप एक साल में मैक्सिमम 4 केजी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं, या एक फैमिली में 5 लोग को खरीदना है तो पांचों अलग अलग खरीद सकते हैं। 20 केजी ट्रस्ट के लिए एक लिमिट रखा गया है कि 20 केजी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बराबर, ये गोल्ड नहीं खरीदना है, गोल्ड बॉन्ड की वैल्यू है 20 केजी गोल्ड के बराबर। आप गोल्ड नहीं खरीदिएगा आरबीआई से, आप गोल्ड बॉन्ड ही खरीदोगे, लेकिन उसकी वैल्यू केजी में डिसाइड की जा रही है कि एक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, अब उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उसकी वैल्यू हो सकती है मिनिमम 1 ग्राम गोल्ड की या मैक्सिमम 4 केजी गोल्ड की इंडिविजुअल्स के लिए, या जो हमारा ट्रस्ट है उसके लिए 20 केजी गोल्ड के बराबर। ठीक है, एक और चीज याद रखेंगे, इसमें सिर्फ इंडियन ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड के केस में एनआरआईज नहीं खरीद सकते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को। गोल्ड बॉन्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड कैन नॉट बी परचेस्ड बाय एनआरआईज। हाँ, अगर आप पहले इंडियन थे, आपने परचेज कर लिया, फिर बाद में एनआरआई बने तो वो अलग बात है, लेकिन एनआरआईज नहीं परचेज कर सकते हैं। बाकी इन सब चीजों को देखने का काम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है, फ्रेमवर्क बनाने का काम, पॉलिसी गाइडलाइंस का काम, बट द मेन एजेंसी जो इंस्टीट्यूशंस देखेगा, जो इंस्टीट्यूशंस इनको रेगुलेट करेगा, वो मेन एजेंसी हमारी आरबीआई है। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो कल के प्रैक्टिस सेशन में था, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए लेम्पा रिवर के बारे में, कि लेम्पा रिवर जो कि एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, न्यूज में काफी रहती है, वो कौन से नेशंस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रही है। अब इधर यहां टेक्स्ट में जो लिखा है उससे पहले मैप देख लो, ये रहा रिवर लेम्पा, ये रिवर लेम्पा ट्रांस बाउंड्री रिवर है। तो ट्रांस बाउंड्री रिवर के बारे में मैंने बताया था कि वो 2, 3, 4, 5 नेशंस के साथ बाउंड्री शेयर कर सकती है, जैसे इंडस रिवर हो गया। तो लेम्पा रिवर किस किस के साथ बाउंड्री शेयर कर रही है, तो लेम्पा रिवर जो है वो किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रही है, एल सल्वाडोर के साथ। ये एल सल्वाडोर वाला रीजन, ग्वाटेमाला वाला रीजन एंड होंडुरास वाला रीजन, ये सब रीजन कहां पड़ते हैं, सेंट्रल अमेरिका। और सेंट्रल अमेरिका के इस रीजन में ना जो हमारी रिवर लेम्पा है या फिर रियो लेम्पा है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको लाइफ ब्लड ऑफ सेंट्रल अमेरिका बुलाया जाता है। जैसे इंडिया वाले रीजन में इंडस की, ब्रह्मपुत्रा की, गंगा की, गोदावरी की वैल्यू है, ठीक उसी तरह वहां सेंट्रल अमेरिका में लेम्पा रिवर की वैल्यू है। लाइफ ब्लड है ये सेंट्रल अमेरिका का, जो कि ग्वाटेमाला, होंडुरस एंड एल सल्वाडोर के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, ट्रांस बाउंड्री रिवर है। तो ये कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन थे। आज भी तुम्हारे लिए मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस अटैच कर रखे हैं जिसका आंसर तुम बताओगे। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के ऊपर, क्योंकि ये कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी अभी भी न्यूज में था, हमेशा न्यूज में रहता है। जब भी प्राइम मिनिस्टर को टॉप लेवल पे जब भी कोई सिक्योरिटी के डिसीजंस लेने हैं, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग होती है। दूसरा किसके बारे में है, एरो इंडिया। अभी रिसेंटली एरो इंडिया न्यूज में था। व्हाट इज दिस एरो इंडिया, ये आंसर आपको बताना है, कल मैं एक्सप्लेन करूंगा। एंड लास्ट में ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, जहां पे आप 5th जनरेशन क्या 6th जनरेशन फाइटर प्लेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करोगे। ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, मल्टी नेशंस, अलग अलग नेशंस साथ में मिलकर स्टार्ट कर रहे हैं इसको। ये तीनों प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। बस इसी तरह करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाने हैं। तो ये जो अपकमिंग प्रीलिम्स में फायदा तो मिलना ही है, क्योंकि एपीएससी के क्वेश्चन पेपर बनने में अभी टाइम है। ये प्री सिक्योर के सेशन बड़े इंपॉर्टेंट है, और आगे आने वाले जो प्रीलिम्स होंगे उसमें तो फिर तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, so keep study, take care of your health, take care of your family, everyone, all the best. Jai Hind.